दोस्तों बहुत बार हम अपनी लाइफ से ये क्वेश्चन करते हैं कि ये दुख क्या है और ये दुख क्यों होता है। हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर वेरी फाइन। आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th की जो फर्स्ट फ्लाइट बुक है उसका 10th चैप्टर 10वां चैप्टर द सर्मन एट बनारस, महात्मा बुद्ध के द्वारा दिया गया जो पहला उपदेश था, इसे कवर करने वाले हैं। ये चैप्टर किसी खास क्लास, किसी पर्टिकुलर ग्रुप के लिए नहीं है, ये सभी के लिए है। इसलिए जो भी एक अच्छे इंग्लिश लर्नर है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इस चैप्टर को, इस सेशन को पूरा जरूर देखिए। न केवल कुछ अच्छे वर्ड्स के कॉन्टेक्स्ट, बल्कि इस चैप्टर की जो डीप अंडरस्टैंडिंग है वो समझने का अपना एक अलग मजा है। चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले कोई मैं बहुत खास इंट्रोडक्शन नहीं देना चाहता हूं, क्योंकि 1-2 मिनट में इस चैप्टर की इंट्रोडक्शन में समझाया नहीं जा सकता कि ये चैप्टर किस बारे में है। एक्चुअल में जो द हार्श रियलिटी ऑफ आवर लाइफ, जो ट्रुथ है, जो सच्चाई है, वो इस चैप्टर में आपको देखने को मिलेगी। चलिए इस चैप्टर को शुरू करते हैं। Gautam Buddha, 563 BC to 483 BC, began life as a prince named सिद्धार्थ गौतम in northern India. गौतम बुद्धा ने प्रिंस सिद्धार्थ गौतम के नाम के तौर पर नॉर्दर्न इंडिया में अपना जीवन शुरू किया। बिगिन की सेकेंड फॉर्म है बिगिन, और ये जो 563 BC to 483 BC लिखा हुआ है, BC का मतलब है बिफोर क्राइस्ट। क्राइस्ट के जन्म से पहले कोई भी घटना होगी तो उसको BC में दिखाया जाता है, और उनके जन्म से जो घटना हुई इसको एनो डोमिनी यानी कि AD में दिखाया जाता है। हम इस समय 2021 ईस्वी यानी कि 2021 AD में चल रहे हैं। अब ये क्यों 563 BC to 483 BC यानी कि घटते हुए क्रम में क्यों लिखा हुआ है? आप ऐसे समझ लो, जीसस क्राइस्ट का जन्म यानी कि 0, और 0 से पहले कोई घटना हुई होगी तो -5 पे हुई होगी। अब आगे बढ़ोगे तो -4, -3, -2 आएगा। उसी तरह से 563 ईसा पूर्व यानी कि 563 BC में अगर जन्म हुआ तो आगे बढ़ते बढ़ते वो घटता जाएगा 483 ईसा पूर्व यानी कि 483 BC में उनकी डेथ हो गई। ऐसे ही करते करते वो 0 यानी कि जीसस क्राइस्ट के जन्म तक आ जाएगा, और वहां से फिर से ये क्रम जो ईस्वी वाला है यानी कि AD वाला है वो शुरू हो जाएगा। डिटेल में समझने के लिए आप अपने सोशल साइंस के जो टीचर होंगे उनसे पूछिएगा तो वो बता देंगे। एट 12 में ही वॉज सेंट अवे फॉर स्कूलिंग इन द हिंदू सैक्रेड स्क्रिप्चर्स एंड 4 years लेटर ही रिटर्न होम टू मैरी अ प्रिंसेस। 12 वर्ष की उम्र में उन्हें भेज दिया गया स्कूलिंग के लिए। ही वॉज सेंट अवे फॉर स्कूलिंग इन द हिंदू सैक्रेड स्क्रिप्चर्स। सैक्रेड मतलब होता है पवित्र, और स्क्रिप्चर्स मतलब होता है ग्रंथ। तो ये जो हिंदू ग्रंथ थे, पवित्र ग्रंथ थे, उनकी पढ़ाई के लिए उनको भेज दिया गया 12 वर्ष की उम्र में। एंड 4 years लेटर, और 4 साल बाद। ध्यान रखना ये LATER है, बहुत बार मैं समझा चुका हूं। LETTER पत्र होता है, और LATER ये लेट की कॉम्परेटिव डिग्री है। लेटर मतलब बाद में। एक और लेटर होता है LATTER, ये दूसरा होता है, इसको बाद में डिस्कस कर लेंगे कभी। 4 years लेटर, 4 साल बाद, ही रिटर्न होम, वो घर वापस आ गए, टू मैरी अ प्रिंसेस, एक राजकुमारी से शादी करने के लिए। दे हैड अ सन एंड लिव्ड फॉर 10 years एज बिफिटेड रॉयल्टी। उनको एक बच्चा भी था। दे हैड अ सन एंड लिव्ड फॉर 10 years, और वो 10 सालों तक अपनी लाइफ जिए एज बिफिटेड रॉयल्टी, एक सुटेबल, बिफिटेड का मतलब होता है सुटेबल, उपयुक्त जो रॉयल्टी होती है उसके साथ। जैसे मैंने आपको बिफिटेड रिप्लाई दिया तो मैंने उपयुक्त जो सुटेबल रिप्लाई था वो दिया। At about the age of 25 वर्ष की उम्र में, the prince, heretofore shielded from the sufferings of the world while out hunting, chance upon a sick man, then an aged man, then a funeral procession, and finally a monk begging for alms. अब देखो ये लाइन बहुत बढ़िया लिखा हुआ है, at about the age of 25 यानी कि 25 साल की उम्र में। द प्रिंस, ये जो राजकुमार है, heretofore shielded from the suffering of the world, और ये देखिए कॉमा करके लिखा गया है। heretofore का मतलब होता है अभी तक या इससे पहले तक। heretofore का मतलब होता है इससे पहले तक। shielded, covered, protected, मतलब ये अभी तक क्या था? shielded, shield मतलब समझते हो कवच, तो shielded थे यानी कि protected थे। किस चीज से? फ्रॉम द सफरिंग्स ऑफ द वर्ल्ड, संसार के दुखों से, जो संसार की पीड़ाएं थी, सफरिंग्स थी, उनसे ये अभी तक कवच थे, मतलब प्रोटेक्टेड थे। वाइल आउट हंटिंग, जबकि हंटिंग के दौरान, शिकार के दौरान, चांस अपॉन का मतलब होता है मौके से मिलना। एक सिक, एक बीमार आदमी से मिले, फिर एक बूढ़े आदमी से मिले, फिर एक जो फ्यूनरल प्रोसेशन होती है, जो लाश को ले जाने की जो एक प्रोसेस होती है, जो जुलूस निकाला जाता है, उसको बोलते हो फ्यूनरल प्रोसेशन, है ना। तो वो होता है फ्यूनरल प्रोसेशन। उसको जब उन्होंने देखा, एंड फाइनली अ मॉन्क, और फिर एक मॉन्क को देखा, बेगिंग फॉर आर्म्स, जो कि भिक्षा मांग रहा था, है ना। आर्म्स का मतलब होता है भिक्षा। अब ये सब देख के इन्हें काफी कुछ रियलाइज हुआ। These sights so moved him that he at once went out into the world to seek enlightenment,
कंसर्निंग द सॉरोज ही हैड विटनेस्ड। ये सब चीजें जो देख ली, क्या देख लिया उन्होंने देखा एक बीमार आदमी। चांस अपॉन का मतलब होता है मौके से मिलना। जैसे आप कभी यूज करो, मैं अचानक से अपनी आंटी से मिला, आई चांस अपॉन माई आंट, तो आप अपनी आंटी से अचानक से कहीं रास्ते में मिल गए। तो एक बीमार आदमी से मिले, सिक मैन से मिले, फिर उन्होंने एक बूढ़ा आदमी देखा, एज्ड मैन देखा, फिर एक फ्यूनरल प्रोसेशन देखी, जो मरने के बाद आमतौर पे होता है, जो लोग लेकर जाते हैं उसी को बोला जाएगा फ्यूनरल प्रोसेशन, उसको देखा। और फाइनली एक मॉन्क को देखा जो भिक्षा मांग रहा था, आर्म्स मांग रहा था। ये जो दृश्य थे, दीज साइट्स सो मूव्ड हिम, इतना उनको द्रवित कर दिए, दैट ही एट वंस वेंट आउट इनटू द वर्ल्ड, कि वो तुरंत एक संसार में चले गए, टू सीक इनलाइटमेंट, और क्या मांगने के लिए, प्राप्त करने के लिए। सीक का मतलब होता है चाहना या प्राप्त करना, इनलाइटमेंट का मतलब होता है ज्ञान, इनलाइटेनमेंट का मतलब होता है ज्ञान। जैसे मैं अभी आपको इनलाइटेन कर रहा हूं, तो इनलाइटमेंट का मतलब हो गया ज्ञान प्राप्त करने के लिए, स्पिरिचुअल जो नॉलेज है, आध्यात्मिक ज्ञान है, वो पाने के लिए। कंसर्निंग द सॉरोज, दुख को देखते हुए, ही हैड विटनेस, जो उन्होंने विटनेस किया, जिसके वो गवाह बने, जिसके वो साक्ष्य बने। विटनेस का मतलब साक्ष्य बनना। तो जो वो उन्होंने देखा, लोगों के दुख को देखा, एक बूढ़े आदमी को देखा, एक बीमार आदमी को देखा, एक आदमी को भीख मांगते हुए देखा, और एक फ्यूनरल प्रोसेशन देखी। इसको देखकर उन्होंने ये डिसाइड कर लिया, ही डिसाइडेड टू सीक इनलाइटेनमेंट, कि वो क्या प्राप्त करेंगे, ज्ञान प्राप्त करेंगे, जो स्पिरिचुअल नॉलेज है, जो आध्यात्मिक नॉलेज है, उसको प्राप्त करेंगे। ही वॉन्डर्ड फॉर 7 years, 7 सालों तक वो इधर उधर घूमते रहे। वॉन्डर का मतलब होता है इधर उधर घूमना। ही वॉन्डर्ड फॉर 7 years एंड फाइनली सेट डाउन अंडर ए पीपल ट्री, और अंततः एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गए। वेयर ही, वो जहां उन्होंने शपथ लिया, वो का मतलब होता है शपथ लेना। ही वॉन्डर्ड फॉर 7 years, वो 7 सालों तक इधर उधर घूमे, एंड फाइनली सेट डाउन अंडर ए पीपल ट्री, और फिर एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गए। वेयर ही, वो जहां उन्होंने शपथ लिया, टू स्टे, रुकने का। वेयर ही, वो जहां उन्होंने शपथ लिया, टू स्टे, रुकने का, अंटिल इनलाइटेनमेंट केम, जब तक कि उनको क्या नहीं मिल जाता, इनलाइटेनमेंट नहीं मिल जाता। इनलाइटेनमेंट का मतलब ज्ञान नहीं मिल जाता। Enlightened after 7 days, he renamed the tree the Bodhi tree, tree of wisdom, and began to teach and to share his new understandings. तो अब देखो, ये जो इनलाइटेन लिखा हुआ है, इसको समझने के लिए एक वर्ड आपको समझाता हूँ, ब्रेक। ब्रेक का मतलब होता है तोड़ना। अगर कोई चीज़ टूट जाएगी तो उसको बोलोगे ब्रोकन। उसी तरह इनलाइटेन का मतलब होता है टू गिव इन्फॉर्मेशन, या फिर ज्ञान देना, है ना, इन्फॉर्मेशन देना, कोई किसी चीज़ के बारे में आपको बताना। जैसे मैं अभी आपको इनलाइटेन कर रहा हूँ, और जब आप इनलाइटेन हो जाओगे तो आपको बोला जाएगा इनलाइटेंड, ये वाला ईडी लगा के बोला जाएगा। जैसे ब्रेक कर दिया जाएगा किसी चीज़ को तो उसको बोला जाएगा ब्रोकन। कुर्सी को मैं तोड़ रहा हूँ और जब वो टूट जाएगी तो उसको बोला जाएगा ब्रोकन। आपको ज्ञान दे रहा हूँ और जब आपको ज्ञान मिल जाएगा तो आपको बोला जाएगा इनलाइटेन। इनलाइटेन आफ्टर 7 days, तो 7 दिनों के बाद ज्ञान प्राप्त किए हुए। ही रीनेम द ट्री, उन्होंने पेड़ का नाम रख दिया द बोधि ट्री, ट्री ऑफ विजडम, यानी कि विजडम का मतलब होता है बुद्धिमता। तो विजडम का पेड़ बोधि ट्री, उसका नाम रख दिया। एंड बिगेन टू टीच, और पढ़ाने लगे, सिखाने लगे, और अपनी नई अंडरस्टैंडिंग्स को लोगों के साथ शेयर करने लगे। बिगेन टू टीच एंड टू शेयर हिज न्यू अंडरस्टैंडिंग्स। एट दैट पॉइंट, और वहीं से, वही जो बिंदु था, वही वो पल था, वही वो क्षण था, ही बिकेम नोन एज द बुद्धा, उन्हें बुद्धा के नाम से जाने जाने लगा। ही बिकेम नोन, वो जाने जाने लगे बुद्धा के नाम से। और ब्रैकेट में करके बताया जा रहा है द अवेकेन्ड और द इनलाइटेन्ड, जगे हुए और ज्ञान प्राप्त किए हुए। अवेकेन मतलब जगे हुए, जगे हुए मतलब ये नहीं है कि सोकर जगे हुए, जगे हुए मतलब जो वास्तविकता है, जिंदगी की जो सच्चाई है, उनको पता चल चुकी थी। द बुद्धा प्रीच हिज फर्स्ट समन एट द सिटी ऑफ बनारस, और बुद्धा ने अपना जो पहला उपदेश दिया, प्रीच हिज फर्स्ट समन, प्रीच का मतलब होता है उपदेश देना, और समन का मतलब होता है उपदेश। समन आपका नाउन है और प्रीच आपका वर्ब है। तो बुद्धा ने अपना पहला उपदेश दिया एट द सिटी ऑफ बनारस, बनारस के शहर में। और ये बनारस कौन सा शहर है, कॉमा करके बताया जा रहा है, मोस्ट होली ऑफ द डिपिंग प्लेसेस ऑन द रिवर गंगास, जो गंगा नदी में सबसे पवित्र नहाने वाले स्थान है, उनमें से एक जगह है बनारस। और ये सबसे पवित्र जगह है बनारस, एक जगह नहीं बल्कि सबसे पवित्र जगह है बनारस। दैट सर्मन हैज बीन प्रिजर्व्ड, और वो जो समन था उसको प्रिजर्व करके रखा गया। प्रिजर्व मतलब उसी रूप में मेंटेन करके रखा गया है। एंड इज गिवन हियर, और उसे यहाँ दिया जाता है। इट रिफ्लेक्ट्स, ये बताता है, प्रकाशित करता है बुद्धा के विजडम को। और वो किस बारे में है, अबाउट वन इनस्क्रूटेबल काइंड ऑफ सफरिंग। इनस्क्रूटेबल का मतलब होता है जिसको समझा ना जा सके। तो वो जो सफरिंग है, वो जो पीड़ा है, वो जो परेशानी है, वो जो दुख है जिसको समझा नहीं जा सकता, उस बारे में बुद्धा का जो ज्ञान है, बुद्धा का जो विजडम है, वो रिफ्लेक्ट करता है ये जो समन है, ये जो उपदेश है। फिर से सुनिएगा, इट रिफ्लेक्ट्स, इट किसके लिए लगा हुआ है, वो जो उनका समन है, जो उनका उपदेश है, वो रिफ्लेक्ट करता है बुद्धा की विजडम को, बुद्धा की सेंसिबिलिटी को, बुद्धा की समझदारी को, बुद्धा के ज्ञान को। किस बारे में है वो ज्ञान,
अबाउट वन इनस्क्रूटेबल काइंड ऑफ सफरिंग, वो एक अगूढ़ जिसको समझा ना सके इस तरह की जो पीड़ा है, जो परेशानी है, जो दुख है, उस बारे में वो जो ज्ञान है वही वो रिफ्लेक्ट करता है। आई होप कि आप समझ गए होंगे। और अब यहाँ से जो कहानी है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। देखो, कीसा गौतमी हैड एन ओनली वन सन। कीसा गौतमी हैड एन ओनली सन। कीसा गौतमी का केवल एक ही पुत्र था। हैड एन ओनली सन, एक ही पुत्र था। एंड ही डाइड, और वो मर गया। इन हर ग्रीफ, अपने दुख में, शी कैरीड द डेड चाइल्ड टू ऑल हर नेबर्स, वो अपने मरे हुए बच्चे को लेकर सभी पड़ोसियों के पास गई। शी कैरीड द डेड चाइल्ड, अपने मरे हुए बच्चे को टू ऑल हर नेबर्स, अपने सभी पड़ोसियों के पास लेकर गई। ध्यान रखना, एक होता है डेड और एक होता है डेथ, दोनों में अंतर है। डेड आपका एडजेक्टिव का काम करता है। डेड चाइल्ड मतलब मरा हुआ बच्चा, और डेथ मतलब मौत, और डाई मतलब मरना। तो डाई वर्ब है, डेथ नाउन है, और डेड आपका एडजेक्टिव है। आस्किंग देम फॉर मेडिसिन, और उनसे मेडिसिन के लिए बोलने लगी, कहने लगी। आस्किंग देम फॉर मेडिसिन। एंड द पीपल सेड, और लोगों ने कहा, सी हैज लॉस्ट हर सेंसेस, ये तो पागल हो चुकी है। सी हैज लॉस्ट हर सेंसेस, हैज लॉस्ट आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। द बॉय इज डेड, बच्चा मरा हुआ है। द बॉय इज डेड। एट लेंथ कीसा गौतमी मेट अ मैन हु रिप्लाइड टू हर रिक्वेस्ट, आई कैनॉट गिव दी मेडिसिन फॉर दाई चाइल्ड बट आई नो अ फिजिशियन हु कैन। अब एट लेंथ का मतलब है, ये कुछ आर्केइक वर्ड है, यानी कि पुराने वर्ड है जो यहाँ पे यूज किए गए हैं। एट लेंथ का मतलब आफ्टर ए लॉन्ग टाइम, एक अच्छे खासे समय के बाद। कीसा गौतमी मेट अ मैन, मीट की सेकेंड फॉर्म है मेट। कीसा गौतमी एक ऐसे आदमी से मिली हु रिप्लाइड टू हर रिक्वेस्ट, जिसने उसकी रिक्वेस्ट पर जवाब दिया। अभी तक वो सबसे कह रही थी तो लोग कह रहे थे सी हैज लॉस्ट हर सेंसेस, वो अपना आपा खो बैठी है और इसको कुछ एहसास नहीं है। द बॉय इज डेड। लेकिन उस आदमी ने उसको रिप्लाई किया और बोला, आई कैनॉट गिव दी मेडिसिन फॉर दाई चाइल्ड। अब दी और दाई दो वर्ड है। दी का मतलब है यू और दाई मतलब योर। आई कैनॉट गिव यू मेडिसिन फॉर योर चाइल्ड, ये भी आर्केइक वर्ड है। दी का मतलब यू और दाई का मतलब योर। बट आई नो अ फिजिशियन हु कैन, लेकिन मैं एक फिजिशियन को जानता हूं जो आपकी मदद कर सकता है। एंड द गर्ल सेड, प्रे टेल मी सर हु इज इट। अब देखो यहाँ पे प्रे लिखा हुआ है, फिर अगेन एक इनफॉर्मल आर्केइक वर्ड है। प्रे का मतलब यहाँ पे प्लीज है। और उस लड़की ने कहा, एंड द गर्ल सेड, प्रे टेल मी, प्लीज टेल मी, मुझे बताइए, सर हु इज इट, कौन है वो। एंड द मैन रिप्लाइड, और मैन ने रिप्लाई किया, जवाब दिया, गो टू साक्यामुनि द बुद्धा, साक्यामुनि बुद्धा के पास चली जाओ। अब ये देखो, गो से स्टार्ट हुआ है ना, वर्ब से अगर स्टार्ट होता है सेंटेंस तो उसको आप इंपरेटिव सेंटेंस बोलते हो। कीसा गौतमी रिपेयर टू द बुद्धा एंड क्राइड, लॉर्ड एंड मास्टर गिव मी द मेडिसिन दैट विल क्योर माई बॉय। कीसा गौतमी रिपेयर टू का मतलब होता है वेंट टू। यहाँ पे रिपेयर का मतलब गो से है। रिपेयर का मतलब कोई चीज की मरम्मत करना नहीं है। कीसा गौतमी रिपेयर टू द बुद्धा, वो बुद्धा के पास गई, एंड क्राइड, और चिल्लाई, लॉर्ड एंड मास्टर गिव मी द मेडिसिन दैट विल क्योर माई बॉय, वो दवा दे दीजिए, हे लॉर्ड, हे भगवान, हे मास्टर, वो दवा दे दीजिए जो मेरे बच्चे को ठीक कर दे। द बुद्धा आंसवर्ड, आई वॉन्ट अ हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड। बुद्धा ने जवाब दिया, मुझे एक मुट्ठी राई या सरसों, जो आप बोल लीजिए, वो लाकर दे दो, उसके बीज लाकर दे दो। आई वॉन्ट अ हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड। एंड वेन द गर्ल इन हर जॉय प्रॉमिस टू प्रोक्योर इट, द बुद्धा एडेड। और जब उस लड़की ने खुशी में, एंड वेन द गर्ल इन हर जॉय, अपनी खुशी में, प्रॉमिस्ड, वादा किया, टू प्रोक्योर, प्रोक्योर का मतलब होता है उपलब्ध कराना। जैसे मैं आपको ये बुक्स प्रोक्योर करा दूंगा तो आपको उपलब्ध करा दूंगा। द बुद्धा एडेड, बुद्धा ने उसमें और एक बात जोड़ी, द मस्टर्ड सीड मस्ट बी टेकन। मस्ट बी टेकन आपका पैसिव है मॉडल्स का। कभी भी मॉडल्स के पैसिव आप बनाते हो तो बी लगा के वर्ब की थर्ड फॉर्म बना देते हो। द मस्टर्ड सीड, ये जो मस्टर्ड सीड है उनको अवश्य लिया जाना चाहिए। ध्यान रखना, अवश्य लिया जाना चाहिए। मस्ट बी टेकन फ्रॉम अ हाउस, एक घर से, वेयर नो वन हैज लॉस्ट अ चाइल्ड, हस्बैंड, पेरेंट और फ्रेंड, जहां किसी ने भी एक बच्चा, अपना पति, अपने माता या पिता या फिर किसी दोस्त को नहीं खोया हो। द मस्टर्ड सीड मस्ट बी टेकन फ्रॉम अ हाउस, मस्टर्ड सीड अवश्य लिया जाना चाहिए एक घर से जहां किसी ने भी अपने बच्चे, अपने हस्बैंड, कभी अपने पेरेंट और फ्रेंड को न खोया हो। Poor Kisa Gautami now went from house to house, and the people pitied her and said, here is mustard seed, take it. But when she asked, did a son or daughter, a father or mother die in your family? They answered her, alas, the living are few, but the dead are many. Do not remind us of our deepest grief. And there was no house, but some beloved one had died in it. तो जो पुअर कीसा गौतमी थी वो घर घर गई,
वेंट फ्रॉम हाउस टू हाउस, घर घर गई, एंड द पीपल पिटीड हर, PITY, पिटी का मतलब होता है दया दिखाना, सिंपैथी दिखाना, और पिटी को ही वर्ब है, क्योंकि इसकी सेकंड फॉर्म लिखोगे तो वाई हटा के IED लगा दिया, और लोगों ने उस पर दया दिखाई। द पीपल पिटीड हर एंड सेड, और कहा, हियर इज मस्टर्ड सीड, ये रहे राई के बीज, ये रहे वो सरसों के बीज, टेक इट, ले लो। बट वेन सी आस्क, लेकिन जब उसने पूछा, डिड अ सन और डॉटर, अ फादर और मदर डाई इन योर फैमिली, क्या कोई माता, पिता, सन या फिर डॉटर आपके परिवार में मरा है? दे आंसवर्ड हर, अलास द लिविंग आर फ्यू बट द डेड आर मेनी, हाय मरे हुए तो बहुत हैं, जीवित तो बहुत कम है। अलास द लिविंग आर फ्यू, जीने वाले तो बहुत कम है, बट द डेड आर मेनी, लेकिन मरे हुए बहुत ज़्यादा है। डू नॉट रिमाइंड अस ऑफ आवर डीपेस्ट ग्रीफ, हमारा जो सबसे गहरा ग्रीफ है, जो हमारा सबसे गहरा दुख है, उसकी याद मत दिलाओ। डू नॉट रिमाइंड अस, उसी इंपरेटिव का ये निगेटिव है। डू नॉट रिमाइंड अस, हमें रिमाइंड मत कराओ, आवर डीपेस्ट ग्रीफ, हमारा डीपेस्ट ग्रीफ। एंड देयर वॉज नो हाउस बट सम बिलव्ड वन हैज डाइड इन इट, और कोई ऐसा घर नहीं, ये भी एक आर्केइक स्ट्रक्चर है कि कोई ऐसा घर नहीं जहां कोई प्यारा, बिलव्ड मतलब प्यारा, मरा ना हो। देयर वॉज नो हाउस बट सम बिलव्ड वन हैड डाइड इन इट, ऐसा कोई घर ही नहीं जहाँ किसी का कोई प्यारा नहीं मरा हो। कीसा गौतमी बिकेम वियरी एंड होपलेस, बिकम की सेकंड फॉर्म में बिकेम, और वियरी का मतलब टायर्ड, होपलेस मतलब विदाउट होप। कीसा गौतमी जब शी वेंट फ्रॉम हाउस टू हाउस, घर घर गई, एंड when she did not get the mustard seed from a house where no one has died, जब उसे वो मस्टर्ड सीड नहीं मिल पाया उस घर से जहाँ कोई न मरा हो, she became hopeless, वो बिल्कुल होपलेस हो गई, निराश हो गई, थक गई, and sat down at the wayside, और एक सड़क के किनारे, wayside मतलब सड़क के किनारे बैठ गई, watching the lights of the city, सिटी के लाइट्स को देखते हुए, as they flickered up and were extinguished again, जैसा कि वो फ्लिकर कर रहे थे। फ्लिकर अप का मतलब हो गया टिमटिमाना, जैसे आप कई बार ट्यूबलाइट देखते होगे वो फ्लिकर करता है, या कभी रोशनी में आप बैठो कहीं सड़क पे तो कोई लाइट जो है फ्लिकर करती है तो टिमटिमाती है। एज दे फ्लिकर्ड अप, वो टिमटिमाए, एंड वर एक्सटिंग्विश अगेन, और एक बार फिर से बुझ गए। एक्सटिंग्विश का मतलब हो गया बुझना, बहुत अच्छा वर्ड है। एट लास्ट द डार्कनेस ऑफ द नाइट रीन्ड एवरीवेयर, और फाइनली जो डार्कनेस थी, जो अंधेरा था उस रात की, वो चारों तरफ शासन करने लगी। रीन का मतलब होता है शासन करना, तो अंधेरा शासन करने लगा, इसका मतलब क्या हुआ, देयर वॉज डार्कनेस एवरीवेयर, चारों तरफ क्या था, अंधेरा था। एंड सी कंसीडर्ड द फेट ऑफ मैन, और अब उसने मनुष्य के जो भाग्य की सच्चाई है उसके बारे में सोचा। एंड सी कंसीडर्ड द फेट, फेट मतलब भाग्य, ऑफ मैन, एंड दैट देयर लाइव्स फ्लिकर अप एंड आर एक्सटिंग्विश अगेन, कि जो ये जो जीवन है, देयर लाइव्स, जो उनका जीवन है, फ्लिकर अप, वो टिमटिमाता है, एंड आर एक्सटिंग्विश अगेन, और एक बार फिर से बुझ जाता है। एंड सी थॉट टू हर सेल्फ, और उसने खुद से सोचा, हाउ सेल्फिश एम आई इन माई ग्रीफ, मैं अपने दुख में कितना सेल्फिश हो गई थी। हाउ सेल्फिश एम आई इन माई ग्रीफ, अपने दुख में कितना सेल्फिश हो गई थी। डेथ इज कॉमन टू ऑल, मौत तो सबको कॉमन है, डेथ इज कॉमन टू ऑल। येट इन दिस वैली ऑफ डेजोलेशन, वैली ऑफ डेजोलेशन का मतलब हो गया, इस डेजोलेशन मतलब एकदम बिल्कुल निर्जन, और वैली मतलब घाटी, तो ये जो दुख और निर्जन की जो घाटी है, इसमें वैली ऑफ डेजोलेशन का मतलब हो गया, मतलब आप बहुत दुखी हो और उससे पूरा संसार चारों ओर भरा हुआ है, तो ये हो गया वैली का मतलब आप घाटी बोलते हो, तो वैली ऑफ डेजोलेशन। डेथ इज कॉमन टू ऑल, मौत तो सबके लिए कॉमन है, यट फिर भी इन दिस वैली ऑफ डेजोलेशन, ये जो दुख की, ये जो सौरों की जो घाटी है, देयर इज अ पाथ, एक पाथ है, दैट लीड्स हिम, जो उसको लेकर जाएगा, टू इमोर्टेलिटी, अमृतत्व की ओर। इमोर्टेलिटी का मतलब अमृतत्व। हु हैज सरेंडर्ड ऑल सेल्फिशनेस, जिसने सरेंडर कर दिया है अपने सभी स्वार्थ को। ऑल सेल्फिशनेस का मतलब जो कोई भी अपना पूरा स्वार्थ क्या कर देगा, उसको सरेंडर कर देगा, त्याग देगा, उसको गिव अप कर देगा, तो वो निश्चित तौर पे इमोर्टेलिटी की तरफ, यानी कि अमृतत्व की तरफ चला जाएगा। मोर्टल मतलब होता है नश्वर, मनुष्य मोर्टल है, इमोर्टल उसका अपोजिट हो जाएगा, इमोर्टेलिटी उससे बनने वाला नाउन हो जाएगा। द बुद्धा सेड, बुद्धा ने कहा, द लाइफ ऑफ मोर्टल्स इन दिस वर्ल्ड इज ट्रबल्ड एंड ब्रीफ एंड कंबाइंड विथ पेन। ब्रीफ का मतलब शॉर्ट, तो बुद्धा ने कहा ये जो जीवन है मोर्टल्स का, नश्वर का, यानी कि हमारा, इन दिस वर्ल्ड, इस संसार में, इस ट्रबल्ड, वो परेशानियों से भरा है, ब्रीफ है, छोटा है, एंड कंबाइंड विथ पेन, और दुख से मिला हुआ है, मतलब हमारे जीवन में परेशानियां, दुख, और ये हमारा जीवन जो है वो बहुत ही शॉर्ट है, बहुत ही ब्रीफ है। क्योंकि देयर इज नॉट एनी मीन्स, कोई ऐसा संसाधन नहीं,
बाई विच जिसके द्वारा दोज दैट हैव बीन बॉर्न कैन अवॉइड डाइंग, कि जो लोगों ने भी जन्म लिया है, बाई विच जिसके द्वारा दोज दैट हैव बीन बॉर्न जिन्होंने जन्म लिया है, कैन अवॉइड डाइंग वो मरना अवॉइड कर सकते हैं। अवॉइड डाइंग का मतलब हो गया मरना अवॉइड कर सकते हैं। अब ये ध्यान रखना है कि अवॉइड के साथ जब भी कोई वर्ब यूज करोगे तो आप आईएनजी फॉर्म में ही लिखोगे, हमेशा ध्यान रखना। ही अवॉइड टू गो देयर गलत है, ही अवॉइड गोइंग देयर ये सही है, ध्यान रखना। आफ्टर रीचिंग ओल्ड एज देयर इज डेथ, मतलब बुढ़ापा आने के बाद मौत है। आफ्टर रीचिंग ओल्ड एज देयर इज डेथ, ऑफ सच अ नेचर आर लिविंग बींग्स, और यही नेचर है, यही प्रकृति है मनुष्य जीवन का। एज राइप फ्रूट्स आर अर्ली इन डेंजर ऑफ फॉलिंग, जैसे कि जो पके हुए फल होते हैं, राइप मतलब पका हुआ, फ्रूट्स मतलब फल, आर अर्ली इन डेंजर ऑफ फॉलिंग वो गिरने के कगार पे ज्यादा होते हैं। आर अर्ली इन डेंजर ऑफ फॉलिंग, जितने ज्यादा पके हुए फल होंगे उतनी जल्दी गिरेंगे। सो मोर्टल्स व्हेन बॉर्न आर ऑलवेज इन डेंजर ऑफ डेथ, इसीलिए जो नश्वर है, जो मनुष्य है, जो भी नश्वर है, मोर्टल्स मतलब जो भी नश्वर है, व्हेन बॉर्न जब वो जन्म लेता है, और ऑलवेज इन डेंजर ऑफ डेथ वो हमेशा इस खतरे में होता है कि उसको मौत कभी भी आ सकती है। आर ऑलवेज इन डेंजर ऑफ डेथ। एज ऑल earthen vessels made by the potter end in being broken, so is the life of mortals, जैसा कि जितने भी earthen vessels हैं, यानी कि मिट्टी के बर्तन हैं, मिट्टी के घड़े हैं, मिट्टी के कोई भी पात्र हैं, मेड बाय द पॉटर, पॉटर के द्वारा जो बनाए जाते हैं, कुम्हार के द्वारा जो बनाए जाते हैं, एंड इन बीइंग ब्रोकन वो किस तरफ से खत्म होते हैं, टूट कर खत्म होते हैं, एंड खत्म होते हैं इन बीइंग ब्रोकन टूट कर। सो इज द लाइफ ऑफ मोर्टल्स, बिल्कुल वैसा ही लाइफ है, वैसा ही जीवन है मोर्टल्स का। मोर्टल्स मतलब ह्यूमन बींग्स का, या फिर जो भी इस तरह के जीव जंतु या जो भी लोग हैं जो नश्वर हैं उनका। बोथ यंग एंड एडल्ट, बोथ दोज हु आर फूल्स एंड दोज हु आर वाइज, ऑल फॉल इनटू द पावर ऑफ डेथ, ऑल आर सब्जेक्ट टू डेथ। चाहे वो यंग हो, चाहे वो एडल्ट हो, चाहे वो बुद्धिमान हो और चाहे वो मूर्ख हो। बोथ यंग एंड एडल्ट, बोथ दोज हु आर फूल्स एंड दोज हु आर वाइज, चाहे वो फूल्स हो, चाहे वो वाइज हो, चाहे वो मूर्ख हो, चाहे वो बुद्धिमान हो, चाहे वो यंग हो, चाहे वो एडल्ट हो, सभी इस मौत की ताकत के खेमे में आ जाएंगे। इस मौत की जो ताकत है, उसकी जो पावर है, उसके अंडर में आ जाएंगे। ऑल आर सब्जेक्ट टू डेथ, सब्जेक्ट टू मतलब प्रभावित होना, सभी मौत से प्रभावित होंगे। ऑल आर सब्जेक्ट टू डेथ, सभी मौत से प्रभावित होते हैं। ऑफ दोज हु ओवरकम बाय डेथ डिपार्ट फ्रॉम लाइफ, A father cannot save his son nor kinsman their relations. किंजमैन का मतलब आपके रिलेटिव, सगे संबंधी। ओवरकम का मतलब एक तो सफलता पाना या फिर हार जाना, यहाँ पे इसका मतलब है हार जाना। ऑफ दोज उन लोगों में, ऑफ दोज का मतलब उन लोगों में, हु जो ओवरकम बाय डेथ, ओवरकम बाय डेथ मतलब जो मौत से हार जाते हैं, डिपार्ट फ्रॉम लाइफ और लाइफ छोड़कर चले जाते हैं। डिपार्ट मतलब चले जाना, डिपार्चर ट्रेन का डिपार्चर, तो डिपार्ट फ्रॉम लाइफ, लाइफ से डिपार्ट कर जाते हैं। ओवरकम बाय डेथ और मौत के द्वारा हरा दिए जाते हैं। उनमें से, उन लोगों में, अ फादर कैन नॉट सेव हिज सन, एक पिता अपने बच्चे को नहीं बचा सकता। नॉर किन्समैन देयर रिलेशंस, और न ही रिलेटिव्स अपने रिलेशंस को। जो लोग मौत के द्वारा हरा दिए जाते हैं और जीवन छोड़कर चले जाते हैं, उन लोगों में एक पिता अपने बच्चे को नहीं बचा सकता और सगे संबंधी अपने रिलेशंस नहीं बचा सकते। मार्क, अब एक अगेन एक आर्केइक वर्ड है जिसका मतलब है याद रखिएगा, रिमेंबर। मार्क, वाइल रिलेटिव्स आर लुकिंग ऑन एंड लेमेंटिंग डीपली, वन बाय वन मोर्टल्स आर कैरिड ऑफ लाइक एन ऑक्स दैट इज लेड टू द स्लॉटर। स्लॉटर मतलब कसाई खाना, कैरी ऑफ मतलब लेकर जाया जाता है। लेमेंट का मतलब होता है पश्चाताप करना, रोना, विलापना, मतलब बहुत ज़्यादा आप रोते विलापते हो किस चीज़ को लेकर, दैट इज कॉल्ड लेमेंट करना, नॉट पश्चाताप करना बल्कि बिलखना, रोना और बिलापना। मार्क, याद रखिएगा, जब रिलेटिव्स, वाइल जबकि जो रिलेटिव्स होते हैं, आर लुकिंग ऑन वो देख रहे होते हैं, एंड लेमेंटिंग और रोते विलापते रहे होते हैं, बिलखते रहते हैं, डीपली बहुत गहरे तरीके से मतलब बहुत ज़्यादा, तब भी वन बाय वन मोर्टल्स, एक एक करके जो मोर्टल्स होते हैं, आर कैरीड ऑफ उनको उठा लिया जाता है। और कैसे उठाया जाता है, लाइक एन ऑक्स, उस ऑक्स की तरह, दैट इज लेड टू द स्लॉटर, जिसको कसाई खाने ले जाया जा रहा हो। मतलब कोई रोक नहीं सकता, आप चाहे कितना भी रो लो, कितना भी बिलाप लो। हालांकि ये जो बातें मैं बोल रहा हूँ, ये जो अभी ये समन चल रहा है, जो प्रीच कर रहा हूँ और जो बुद्ध ने हमें प्रीच किया है, ये आसान नहीं है, प्रैक्टिकली लाइफ में ले आना, ध्यान रखिएगा। इसीलिए मैंने कहा कि इसके डीप मीनिंग को समझना बहुत मुश्किल है। तो कितना भी कोई रो ले, बिलाप ले, ये जो मोर्टल्स होते हैं, जो नश्वर होते हैं, उनको उठा लिया जाता है, जैसे ऑक्स को ले जाया जाता है स्लॉटर हाउस में, यानी कि कसाई खाने में।
सो द वर्ल्ड इज अफ्लिक्टेड विथ डेथ एंड डिके, और इस तरह जो संसार है वो प्रभावित है, अफ्लिक्टेड है, पीड़ित है डेथ से, मौत से, और डिके मतलब क्षरण से। देयरफॉर, इसीलिए द वाइज डू नॉट ग्रीव नोइंग द टर्म्स ऑफ द वर्ल्ड। ये लाइन पूरे इस चैप्टर का सार है एक लाइन में। बुद्धिमान कभी दुख नहीं व्यक्त करते, द वाइज का मतलब बुद्धिमान लोग, यानी कि बुद्धिमान कभी दुख नहीं करते, डू नॉट ग्रीव नोइंग द टर्म्स ऑफ द वर्ल्ड, संसार के इन टर्म्स को जानते हुए कि जो जिंदगी में जन्म ले चुका है वो हमेशा ये तय है कि उसका मरना है, वो पके हुए फल की तरह है और हमेशा इस खतरे में है कि वो कभी भी उसकी डेथ हो सकती है। नॉट फ्रॉम वीपिंग नॉर फ्रॉम ग्रीविंग विल एनी वन ऑब्टेन पीस ऑफ माइंड, न तो रोने से और न तो दुख व्यक्त करने से, नॉट फ्रॉम वीपिंग नॉर फ्रॉम ग्रीविंग, न तो रोने से और न तो दुख व्यक्त करने से, विल एनी वन ऑब्टेन पीस ऑफ माइंड, कोई भी ऑब्टेन कर सकता है मन की शांति को। चाहे आप कितना भी रो लो और चाहे कितना भी दुख व्यक्त कर लो, किसी बात के लिए कोई चीज़ खो जाए, आप कभी शांति नहीं पा सकते। ऑन द कॉन्ट्रारी, इसके विपरीत, ऑन द कॉन्ट्रारी एक फ्रेज है, इसके विपरीत हिज पेन विल बी द ग्रेटर एंड हिज बॉडी विल सफर, उसका दुख और बड़ा हो जाएगा क्योंकि वो जितना ज़्यादा रोएगा उसको और दुख होगा, और उसका जो दर्द होगा, जो उसकी बॉडी होगी, वो उसे और ज़्यादा सफ़र करेगी, मतलब उसको और ज़्यादा तकलीफ ही होगी। जितना तुम रोओगे उतना तुम तकलीफ झेलोगे। ही विल मेक हिमसेल्फ सिक एंड पेल, सिक एंड पेल का मतलब बीमार और कमज़ोर बना लेना। ही विल मेक, वो बना लेगा, हिमसेल्फ खुद को, ही विल मेक हिमसेल्फ, वो खुद को बना लेगा, सिक एंड पेल, बीमार और कमज़ोर। Yet the dead are not saved by his lamentation, lament मतलब विलापना, रोना, बिलखना, lament का नाउन फॉर्म है lamentation। Yet फिर भी the dead मतलब मरे हुए लोग, जो मरे हुए लोग हैं, are not saved, इनको नहीं बचाया जाता, इनको नहीं बचाया जा सकता by his lamentation, उसके विलापने से, उसके रोने बिलखने से। और ये जो उसकी रोने बिलखने की प्रक्रिया है, they are not saved, इनको नहीं बचाया जाता। He who seeks peace should draw out the arrow of lamentation, वो जिसको शांति चाहिए, सीख मतलब चाहना, मांगना, प्राप्त करना। ही हु सीक्स पीस, जिसको शांति चाहिए, शुड ड्रॉ आउट द एरो ऑफ लेमेंटेशन, उसको ये जो लेमेंटेशन का तीर है, जो रोने बिलखने वाला जो तीर है, उसको ड्रॉ आउट कर देना चाहिए। ड्रॉ आउट मतलब निकाल देना चाहिए, मतलब किसी चीज़ के, इवन कोई अगर आपका सामान भी खोए ना, मान लो आपका कोई बहुत महंगा फ़ोन भी खो गया, फिर उसके लिए कभी लेमेंट मत करो, है ना, उसके लिए विलापो नहीं, उसके लिए रो नहीं, बट बहुत मुश्किल है ये काम ले आना। यहाँ तो एक मोबाइल खो गया ना, मोबाइल तो छोड़ो, मोबाइल से एक इमेज गायब हो गई तो प्राण चले जाते हैं अपने। ही हु सीक्स पीस, वो जो शांति चाहता है, उसको ये लेमेंटेशन का जो तीर है उसको निकाल देना चाहिए, कंप्लेंट का जो तीर है वो निकाल देना चाहिए, और ग्रीफ मतलब दुख का जो तीर है, न तो उसको शिकायत करनी चाहिए, न तो उसको दुख व्यक्त करना चाहिए, न तो रोना बिलापना चाहिए, क्योंकि कोई भी चीज़ इस दुनिया में आई है तो उसको जाना तय है। ही हु हैज़ ड्रॉन आउट द एरो हैज़ बिकम कंपोज्ड विल ऑब्टेन द पीस ऑफ माइंड। तो पीस ऑफ माइंड पाने का तरीका ये नहीं है कि आप लेमेंट करो, आप ग्रीफ करो, आप कंप्लेन करो, बल्कि तरीका है कि आप जो वो एरो है उसको आप निकाल फेंको, और ही हु हैज़ ड्रॉन आउट, और जिसने निकाल दिया है, हु हैज़ ड्रॉन आउट द एरो, इस तीर को, एंड हैज़ बिकम कंपोज्ड, और कंपोज्ड हो चुका है, मतलब कंपोज का मतलब बहुत ही शांत, बहुत ही धैर्य, बहुत ही पेशेंस वाला, विल ऑब्टेन पीस ऑफ माइंड, उसे मन की शांति मिल जाएगी, वो प्राप्त कर लेगा, विल ऑब्टेन पीस ऑफ माइंड। ही हु हैज़ ओवरकम, और जो ओवरकम का मतलब यहाँ पे जीतना है, ही हु हैज़ ओवरकम, वह जो जीत चुका है या जो जीत गया है, ऑल सॉरो, इस दुख को, विल बिकम फ्री फ्रॉम सॉरो, वो इस दुख से मुक्त भी हो जाएगा। जिसने इस दुख को जीत लिया, इस पहाड़ से पार पा लिया, वो इस दुख से फ्री भी हो जाएगा, उसको फिर कोई दुख नहीं रहेगा। एंड बी ब्लेस्ड, और हमेशा हैप्पी रहेगा। बी ब्लेस्ड का मतलब हमेशा सुखी रहेगा। एक बार फिर देखो, ही हु हैज़ ओवरकम ऑल सॉरो, वो जिसने इस सभी दुख से पार पा लिया है, ओवरकम मतलब पार पाना, विल बिकम, वो हो जाएगा, फ्री फ्रॉम सॉरो, वो दुख से फ्री हो जाएगा, जो भी इस सॉरो से पार पा लेगा, इस सॉरो को जीत लेगा, इस दुख को जीत लेगा। एंड बी ब्लेस्ड, और वो हमेशा खुश रहेगा। तो ये आज का सेशन था। आई होप कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। बहुत सारे वर्ड्स आपको मिले होंगे, और मैं यही कहूँगा कि जो भी वर्ड्स आपको अच्छे लगे होंगे, आप उस लाइन को ही टिक कर लीजिएगा, उस लाइन को ही नोट कर लीजिएगा, और हमेशा उस कॉन्टेक्स्ट में दो चार बार बोलने की कोशिश कीजिएगा। आपको ये वर्ड्स पूरी लाइफ कभी नहीं भूलेंगे। आज के लिए इतना ही है। नेक्स्ट किसी सेशन में फिर किसी लेसन के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।